अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने सालों में बदलते चले गए। किरण ने खुद को बिजी करने के लिए एमए में एडमिशन ले ली। फिर पढ़ाई से फुर्सत पाकर जॉब कर ली। जब माँ बाप ने शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया तो फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी उन पर डालना नहीं चाहती थी। ये बात और है कि पापा ने उसके खर्च देने पर उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। उसे लगा था जैसे वो साजिद के नक्शो कदम पर चलने की कोशिश कर रही हो। साजिद से उसे अब भी शिकायत थी, मगर अब नफ़रत महसूस नहीं होती थी, बल्कि जब अम्मी गुस्से में साजिद को बद्दुआएं देने लगती तो वो कांप जाती। वो उनसे तो कुछ ना कहती, मगर दिल में उनकी बद्दुआएं ना कबूल होने की दुआएं मांगती। वैसे भी ऐसा बहुत कम होता। जब बाहर के लोग अम्मी से उनके बारे में बार बार पूछते तब वो सब्र का दामन छोड़ बैठती या चची के आने पर उनका ज़ख्म हरा हो जाता। उन्हें ये पता नहीं था कि साजिद उन्हें कभी कभी खत लिख देता था। ये बात उन्होंने सिर्फ किरण को बताई थी। खत पर वो अपना पता नहीं लिखता था। मोहर से पता चलता था कि वो कनाडा में है। वो नहीं चाहता था चाचा या उसके पापा उस तक पहुंच जाएं। वो तो बस उनकी परेशानियों का ख्याल करके उन्हें खैरियत का खत लिख देता था। इसीलिए चची ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, बस सिर्फ किरण को बता दिया था। हालांकि खत का सुनकर किरण पर अजीब सी मायूसी तारी हो जाती। क्या वो उसे खत नहीं लिख सकता था? उसे बदला लेना था तो निकाह क्यों किया था? उसी वक्त इनकार कर देता। चची का बेटा माजिद बाहर से पढ़कर लौट आया था। चची उसके लिए लड़की तलाश कर रही थी। पहली बार चचा ने फैसला चची जान पर छोड़ दिया। ज़बान से कुछ नहीं कहते थे, मगर बेटे के जाने और भतीजी की बर्बादी ने उन्हें झंझोर डाला था। वैसे भी माजिद ने अब सारा कारोबार संभाल लिया था, मगर उसके वालिद का दबदबा अभी तक बाकी था। वो कई बार उसे कोर्ट में जाने पर जोर दे चुके थे और वो शायद चल देती, मगर ज़िशान उसकी ढाल बन गया था। उसके बाप चाहते थे कि वो कोर्ट से तलाक ले ले, मगर ज़िशान भड़क उठता। वो किरण के कोर्ट जाने के हक़ में ना था। वो जानता था किरण भी ऐसा नहीं चाहती। उसका कहना था कि वो साजिद से ही तलाक दिलाएगा। ज़िशान को पता चला कि साजिद कनाडा में है तो उसने वहाँ के अखबारों में ऐड दे दिया था। साजिद के मिलने का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था, मगर अब भी वो पापा की बात मानने को तैयार ना था, जिसकी वजह से घर में कई बार झगड़े हो चुके थे। घर में अपनी ज़ात की वजह से होते झगड़े देखकर किरण का दिल चाहता कि वो कुछ खाकर सो जाए। जिस इंसान को उसने अपने दिल में सबसे ऊंचा मकाम दिया था, वही उसे खाई में ढकेल गया था, फिर पलटकर खबर तक ना ली थी। मगर आज 5 साल बाद ये कार्ड भेजकर और गिफ्ट भेजकर वो क्या साबित करना चाहता था? शायद 5 साल अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद उसने सोचा था, चलो उस लड़की से भी पता कर लूं कि वो ज़िंदा है या मर गई, जिसे उसने खुद अपने मकसद के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था और अपने कदमों तले रौंद दिया था। किरण ने कलाई पर बांधी घड़ी को नोच कर उतारा और ड्रॉज में डाल दिया। उसे पास्ट को याद करते हुए वक्त का पता ही ना चला। सुबह होने लगी थी। उसका जहन बुरी तरह बोझल हो रहा था। वो ऑफिस जाने लगी तो ज़िशान भाई ने वही सवाल पूछ लिया, वो पार्सल किसने भेजा था? वो पापा के सामने क्या कहती? अपनी दोस्त का नाम ले लिया। अच्छा, मैं तो समझा शायद। ज़िशान धीरे से बड़बड़ाया। किरण ने सुन लिया था और उसे शदीद तकलीफ़ होने लगी। वो एक शख्स कितने लोगों को आस निराश की कैफियत में मुब्तला कर गया है। काश एक बार वो मिल जाता तो वो कम से कम अपने अंदर की भड़ास तो निकाल लेती। उसने बेबसी से सोचा था, लेकिन उसे नहीं पता था 2 दिन बाद शाम को ऑफिस से निकलते वक्त उससे उसका सामना हो जाएगा।
उसे अपने सामने इतने अरसे बाद देखकर वो बुत बन गई थी। चलो बैठो। साजिद ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे इस तरह कहा जैसे रोज़ उसे ऑफिस से पिकअप करना उसका रूटीन हो। जब वो यूं ही खड़ी रही तो साजिद ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर ढकेल सा दिया था। वो गाड़ी से उतरना चाहती थी मगर तब तक साजिद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ये क्या हरकत है? वो चीखी। गाड़ी रोके वरना मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। मगर इसका साजिद पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। वो सीरियस होकर बोला, तमाशा बनाने की हिम्मत मत करना। तब उसने आखिरी हथियार उठा लिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। साजिद ने 15 मिनट बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। किरण ढलती शाम में उस वीरान जगह को देखकर परेशान तो ज़रूर हुई मगर खौफज़दा नहीं। वो बड़े एतमाद के साथ बहती आंखों से उसे देखने लगी जो शायद इस उलझन में था कि बात कहाँ से शुरू करे। अगर माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे हो तो इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा कहा कोई लफ्ज़ तुम्हारे दिए गए ज़ख्मों का भरपाई नहीं कर सकता। किरण ने अजीब से टूटे हुए लहजे में कहा। वो जो हमेशा ये सोचती थी कि एक बार वो सामने आ जाए तो वो उसका गिरेबान पकड़ लेगी, उसे खूब सुनाएगी, मगर अब उसके सामने आने के बाद उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ये बात भी उसने बड़ी मुश्किल से कही थी। वो उसकी बात सुनकर तल्खी से सर झटक कर खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगा, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मैं इतने कागज़ काले कर चुका हूँ कि अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक अल्फाज भी नहीं बचे। किरण उसकी बात का मतलब ही समझने की कोशिश कर रही थी कि साजिद फिर बोला, अगर मैं ये कहूँ कि दादा जान के मरने के बाद मैं तुम्हें सैकड़ों खत लिख चुका हूँ तो क्या यकीन करोगी? किरण खामोश बैठी रही। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम्हारे जवाब ना देने पर भी लगातार माफ़ी मांगता रहा हूँ। मेरे 50 खत के जवाब में तुम्हारा एक खत आया था जिसमें बस इतना लिखा हुआ था कि खबरदार मुझसे कभी मिलने की कोशिश या फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। मुझे तुमसे नफ़रत है। मुझे आज़ाद कर दो। किरण एक शॉक की कैफियत में उसे देखे जा रही थी जो ऐसे बोल रहा था जैसे एक अरसे से ये सब कहने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारा ये जवाब पढ़कर तकलीफ़ तो बहुत होती थी मगर ये सोचकर खुद को समझा लेता था कि अपनी जगह तुम सही हो, इसीलिए तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहा। मैंने तुमसे इजाज़त मांगी थी कि तुम्हें आकर ले जाऊं, तब तुम्हारा नफ़रत से भरपूर एक खत आया था जिसमें तुमने लिखा था कि घर में सब मुझसे नफ़रत करते हैं। तुम्हारी अम्मी तब से ही बीमार है। अगर मेरे आने से कोई हंगामा हुआ और मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो खुद को ख़त्म कर लोगी तुम। और ज़िशान भाई ने अगर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की मेरे साथ आने के लिए तो तुम खुदकुशी कर लोगी। तुम्हारे लेटर के हर एक लाइन में लिखा होता था, मुझे आज़ाद कर दो। तुम्हारी ऐसी लाइंस पढ़कर दिल तो चाहता था कि तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दूं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता था कि कभी इस बात पर अमल ही नहीं कर सका। मैंने दादा जान को सज़ा देने के लिए जिस तरह तुम्हें चोट पहुंचाई थी, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रख कर इसकी भरपाई करना चाहता था। इतनी नफ़रत के बावजूद मुझे लगता था कि मैं अब भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूँ। हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ तो बाकी है, जब ही तुम मेरे भेजे गए ड्राफ्ट रख लेती हो। मुझे तुम्हारी इस बात से कितनी खुशी होती थी मैं बता नहीं सकता। भले ही रुखसत करा कर तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया, लेकिन निकाह के बाद तुम अपने माँ बाप की नहीं मेरी जिम्मेदारी थी। भले ही उन पैसों की तुम्हें ज़रूरत ना हो, जाहिर है तुम्हारे घर वाले तुमसे खर्च तो नहीं लेते होंगे, लेकिन अपनी बीवी का खर्चा उठाना मेरा फ़र्ज़ था, चाहे वो मुझसे छुटकारा ही क्यों ना पाना चाहती हो। पूरे ख़ानदान में मैंने सिर्फ तुम्हें अपना पता दिया था। मैं शादी वाले दिन सिर्फ उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें पाना कब मेरी ख्वाहिश बन गई मुझे पता तक न चला।
इसीलिए मैंने वो सब निकाह के बाद कहा था। निकाह से पहले कह देता तो दादा जान ज़िद में आकर उसी दिन तुम्हारी शादी किसी और से करा देते। मैं सिर्फ उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था, तुम्हें बर्बाद करना मेरा मकसद नहीं था। इसीलिए मैंने शादी के 1 हफ़्ते बाद ही तुम्हें पहला ख़त लिखा था कि मैं तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर नहीं भागा हूँ। जब तुम अपने दिल में मेरे लिए गुंजाइश निकाल लोगी, मैं उसी दिन टिकट भेज दूँगा। दादा जान के इंतकाल के बाद तो मैंने तुम्हें हर तीसरे दिन ख़त लिखा था, मगर मुझे आज पता चला कि मेरा कोई भी ख़त तुम तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि मैं एजुकेशन के लिए बाहर चला गया था। 1 हफ़्ते पहले ही लौटा हूँ। कल के अखबार में ज़ीशान भाई का ऐड देखकर मैं यहाँ आया और आते ही उन्हें फ़ोन किया। तब उन्होंने बताया कि वो 5 साल से मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मेरा भेजा कोई ख़त तुम्हें मिलता तो ये बात तुम ज़ीशान भाई से ना पूछती। जब मैंने उनसे तुम्हारी जवाबी ख़तों का ज़िक्र किया तो वो चुप हो गए। उन्होंने बस इतना कहा, ये कोई साजिश है, किरण ऐसा ख़त कभी नहीं लिख सकती। मैं तुमसे मिलकर सारी बात जानना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया। ज़ीशान भाई ने अखबार में दिए ऐड में लिखा था, या तो मैं तुम्हें ले जाऊँ या फिर आज़ाद कर दूँ। उनका ये ऐड पढ़कर मैं बहुत हैरान हुआ। तुमने तो लिखा था, सब मुझसे शदीद नफ़रत करते हैं, मैं यहाँ आने के बजाय तलाक़नामा भिजवा दूँ। जबकि ज़ीशान भाई ने ऐड में लिखा था कि मैं फ़ौरन आकर उनसे मिलूँ। साजिद बोलते बोलते थक कर उसकी तरफ देखने लगा। शायद अब वो कुछ कहे, मगर उसे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर अपने पॉकेट से 4 एनवेलप निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। अगर ये ख़त तुमने नहीं लिखे थे तो फिर किसने ये सब ख़त लिखे, नफ़रत से भरे हुए। किरण पथराई आँखों से अपनी गोद में रखे उन एनवेलप्स को देखने लगी। पिछले 5 सालों से साजिद के भेजे गए सैकड़ों ख़तों के जवाब में सिर्फ़ 3 ख़त भेजे गए थे, जिसमें उससे गहरी नफ़रत का इज़हार किया गया था। लेकिन इतनी नफ़रत के बावजूद उसके भेजे गए ड्राफ्ट वसूल कर लिए जाते थे। क्या तरीका था नफ़रत के इज़हार करने का। लेटर पर मौजूद हैंडराइटिंग देखकर किरण की आंखें भर आई। कितनी बार उसे साजिद से गहरी नफ़रत महसूस हुई थी। लगता था वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकेगी, मगर इस वक्त जो नफ़रत उसे अपने बाप से महसूस हो रही थी, वो उसने कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अक्सर चौकीदार को ख़त संभाल कर रखते हुए देखा था, जो वो सिर्फ़ बाबा को ही देता था, मगर तब मुझे ये नहीं पता था कि बाबा ने चौकीदार को ख़ास ताकीद कर रखी है कि वो ये ख़त सिर्फ़ उन्हें दे, उनके अलावा और किसी को ना दे। वो तो दादा जान और चचा जान से भी ज़्यादा हठधर्म और ज़िद्दी निकले, जिनके लिए किरण हमेशा यही सोचती थी कि उनका कसूर इतना बड़ा नहीं है। वही उसकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन निकले। उन्हें अपनी ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने साजिद का ख़त देखकर इतनी छोटी सी खुशी भी देना गवारा नहीं की कि उसे तकलीफ़ पहुंचाने वाला खुद उससे माफ़ी मांग रहा है। उन्हें बस ये फ़िक्र होगी कि कहीं किरण साजिद के साथ चली गई तो उनकी इज़्ज़त 2 कौड़ी की हो जाएगी। जिस शख्स ने उन्हें नीचा दिखाया था, वो उसे वो चीज़ कैसे दे सकते थे जिसका वो शिद्दत से तलबगार था। यही मौका तो था उसे तकलीफ़ पहुंचाने का, उससे बदला लेने का। अपनी ज़िद में उन्होंने जायज़ नाजायज़ का फ़र्क ख़त्म कर दिया था। अगर ज़ीशान उनके फ़ैसले के अगेंस्ट खड़ा ना होता तो वो कोर्ट के ज़रिए उसे तलाक दिलवा चुके होते। किरण दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रोती। अगर साजिद वो पार्सल पे अपना नाम बिना लिखे ना भेजा होता तो वो पार्सल भी किरण तक नहीं पहुंचता। उस पार्सल को देखकर ही ज़ीशान भाई ने अखबार में ऐड दिए थे। साजिद चुपचाप उसे रोता देखता रहा। उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि उसके ख़तों के जवाब में किरण की तरफ से ख़त किसने लिखे थे। फिर साजिद ने उसका चेहरा थाम कर उसके आंसू पोंछ दिए। एक बार तुमने कहा था ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है
वो अपने आसपास शोर मचाए रखते हैं ताकि कोई उनके अंदर के खालीपन को महसूस ना कर सके। मेरे अंदर का खालीपन उसी पल तुम्हारी बात सुनकर ख़त्म हो गया था। मैंने ऐसे बेहिस लोग देखे थे जिनसे कुछ भी कह लो उन पर कोई असर नहीं होता, जबकि तुमने बिना कुछ कहे सुने इतनी गहराई से महसूस कर लिया। बस उसी दिन मेरे दिल में तुमने जगह बना ली थी। मगर जब दादा जान ने हमारी शादी तय की तो तुम कहीं पीछे चली गई। मैं सिर्फ अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब लेना चाहता था। असल कसूर तो मेरे बाबा का था। उनसे तो मैंने बात तक करना छोड़ दी थी। वो एक ऐसी औरत के शौहर थे जिसने कुछ ना होते हुए भी मेरे लिए सब किया था। सिर्फ उनकी वजह से मैंने अपने बाबा से कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की। तुम यकीन करो, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाकर भी मैं सुकून से नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए मुझे मेरे घर छोड़ाएं। मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। किरण ने उसके हाथों में से अपने हाथ खींचते हुए उसकी बात काट दी। साजिद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। रास्ते भर वो चुप रहा। घर आने पर जब किरण गाड़ी से उतरने लगी तब वो बोला, तुम जो सज़ा देना चाहो दे लो, जितने दिन चाहे मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर अलग होने के बारे में कभी मत सोचना। किरण उसे देखने लगी, फिर बोली, आपके आने से घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। अम्मी आपको देखकर बहुत गुस्सा करेंगी, मगर फिर भी आपको अम्मी से माफ़ी मांगने आना चाहिए। अगर अम्मी आपको माफ़ कर देती हैं तो फिर मैं भी आपको माफ़ करने के बारे में सोचूंगी। उसके सीरियस लहजे पर साजिद के होंठ पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था वो कैसी है, हालांकि ज़बान से ना सही, लेकिन उसने यकीनन दिल से उसे माफ़ कर दिया था। फिर वो ज़रा शोखी से बोला, ज़ीशान भाई से माफ़ी मांगना तो मुश्किल होगा। उन्हें मौका मिल जाएगा अपनी शादी पर किए गए मजाक का बदला लेने का। तुम्हें याद नहीं उन्होंने क्या कहा था? तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़की की आवाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, और भी बहुत से तरीके हैं। किरण अपनी मुस्कुराहट ना रोक सकी और उसके चेहरे पर संजीदगी और मुस्कुराहट की धूप छांव देखकर साजिद के अंदर ढेरों इत्मीनान उतर आया। किरण तेज़ी से घर की तरफ बढ़ गई थी।